Assalamu alaikum, I am Dr. Sabah and today our topic is bioavailability and the second term we will discuss is bioequivalence and the third topic we will discuss is therapeutic equivalence. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था और अब हम ये इन तीन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी बेसिक फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो। तो हम सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इटसेल्फ डिफाइंस इटसेल्फ लाइक किस तरह कि हम इस टर्मिनोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ बायो एंड द सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी। बायो मीनिंग लाइफ एंड अवेलेबिलिटी किसी भी चीज़ का प्रेजेंट होना, मौजूद होना और कितना प्रेजेंट है ये चीज़ भी, वो कितना अवेल है हमारी बॉडी में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कॉलोजी की बात करें मतलब फार्माकोलॉजी में इस टर्म को पढ़ रहे हैं तो हम ड्रग के ही बारे में होगा। तो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन या हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर उस ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है वो हमारी बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, लाइक अगर हम किसी माइस में, रेट में, गुआना पिग में या रैबिट में या किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ जब उसकी कंसंट्रेशन उसकी ब्लड स्ट्रीम्स में कितनी होगी वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं तो वो हमारे पास आती है द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि कितना हमारे पास ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि कितना क्वांटिटी ड्रग की हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ रही है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी जो हमारे पास पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस से हुई है कि बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 1 से अबव नहीं होती। 1 सबसे ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है तो इससे फिर कम होती हैं। तो हम एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और इसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें इसकी ब्लड स्ट्रीम्स वगैरह हैं। तो अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अब एक ड्रग है उसको हमने 100 मिलीग्राम उसको हमने एडमिनिस्टर किया और वो हमने सबसे पहले पेरेंट्रल यानी कि आईवी फॉर्म में हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वो जब हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी तो उसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम होगी। इट्स मीन कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी हुई 1, क्योंकि 100 है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब भी हम बायो अवेलेबिलिटी के लिए उसकी जो कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम्स में आई है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस डोज पर, उस डोजेज फॉर्म पर जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास 1 आ गई। क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है इसलिए 1 आया, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्रल रूट पे हमारे पास 1 ही आए, वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है बट पेरेंट्रल में सबसे हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी हमें हमेशा मिलती है। देन द सेकंड हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे। तो वो हमारे पास क्योंकि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसमें होगा हमारे पास तो वो 70 मिलीग्राम आई, यानी कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और हेपेटिक या जीआईटी मेटाबॉलिज्म उसमें ये हमारी 30 मिलीग्राम एलिमिनेशन हो गई यानी डिस्कार्ड हो गई। तो इस वजह से इसकी जो हमारे पास अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी आएगी वो हमारे पास आएगी 0.7। तो इसका मतलब फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बायो अवेलेबिलिटी पर और हमेशा पेरेंट्रल रूट्स का बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पर ओरल। अब हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो एक पर आईवी और एक ओरल फॉर्म पर है। तो देखें यहाँ पर जब हमने ये टाइम है हमारा ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन शो की है। तो ये 25, 50, 75, 100 ये सब इसकी ड्रग की कंसंट्रेशन है। लाइक 100 है तो 100 तक अगर उसकी कंसंट्रेशन गई तो 1 हुआ और इसी तरह 0.75, 0.50 और 0.25। तो अब हमने जब वो ड्रग एडमिनिस्टर की तो वो फ़ौरन पीक कंसंट्रेशन में जाते हुए 100 मिलीग्राम उसकी कंसंट्रेशन आ गई। अगर ये बात याद रखते जाएं कि यहाँ हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और यहाँ हमने जब पेरेंट्रल इसको वो दी एडमिनिस्टर करवाई तो हमारे पास 50 मिलीग्राम आई या जो भी आप कह लें, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो हम 50 इसको अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो एरिया अंडर कर्व है एब्जॉर्बेंस को शो कर रहा है और ये जो लास्ट है ये इसके एलिमिनेशन टाइम को या डिग्रेडेशन टाइम को शो कर रहा है। तो हम बायो अवेलेबिलिटी के लिए एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम एक ड्रग की तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, क्योंकि ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था डोजेज फॉर्म में।
उसकी बायो अवेलेबिलिटी। अब हम पढ़ रहे हैं उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी किस तरह होगी, तो वो हमारे पास होगी कि जो हमारे पास पीछे ग्राफ गया उसमें मैंने कहा था कि एरिया अंडर कर्व होता है वो एब्जॉर्बेंस कहलाता है। तो उसको हम ओरल फॉर्म के एब्जॉर्बेंस को डिवाइड करेंगे इंजेक्टेबल फॉर्म के एब्जॉर्बेंस से, एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करके एब्जॉर्बेंस हमें जो मिलेगी और उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो जो हमारे पास मिलेगा वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है और वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 या 1 से कम होगा। तो इसके अलावा हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट्स बायो अवेलेबिलिटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से चंद ये हैं जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मैंने पहले भी कहा। तो उसमें नंबर 1 हमारे पास आता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसमें ये है कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हमारी जो बॉडी है वो ड्रग है वो जब हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से पास होती है जो ज़्यादातर ओरल रूट में ही हमारे पास मिलता है ये हमारे पास, तो इससे हमारी बायो अवेलेबिलिटी बहुत इफ़ेक्ट करती है। जैसे ऊपर हमारी इंजेक्टेबल फॉर्म में हमारे पास कितनी आई थी, पूरी 1 हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन वहाँ जब हमने ओरल की बात की तो हमारे पास 70 मतलब 0.7 हो गई बायो अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से गुजरी थी। तो अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है नाइट्रोग्लाइसरीन, जो कि अगर हम ओरल दें तो वो 90% हमारी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में ही एलिमिनेट हो जाती है, जिस वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और हमें उसे हमेशा सबलिंगुअल ही देना पड़ता है ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहे और वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, ना कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में। तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हमेशा बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। देन हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आवर ड्रग, कि हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है। क्योंकि देखें हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स वगैरह हैं, अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी तो इजीली उसमें वो नहीं हो पाएगी, इंटर नहीं हो पाएगी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि वो होती है लिपिड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहाँ हाइड्रोफोबिक जो ड्रग्स होती हैं वो इजीली उसमें हो जाती हैं सॉल्युबल। तो हमारी जो ड्रग्स हैं उनकी केमिकल ये सॉल्युबिलिटी बहुत इफ़ेक्ट करती है बायो अवेलेबिलिटी के लिए। तो जितनी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग हमारे पास अच्छी होगी उतना अच्छा हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी होगा। सेकेंड जो हमारे पास थर्ड आता है केमिकल इनस्टेबिलिटी। केमिकल इनस्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ड्रग है वो किस फॉर्म में हमारे पास, मतलब उसकी केमिकल इनस्टेबिलिटी किस टाइप की है। जैसे इंसुलिन है वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में ज़्यादा देर तक नहीं स्टे कर पाती, वो वहाँ पे जो हमारे डिग्रेडेशन प्रोटीन्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, वो उसे डिग्रेड कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह हमें बायो अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उस ड्रग की केमिकल नेचर पता हो कि वो उस इन्वायरमेंट में स्टेबल है कि नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है उसके लिए। तो ये भी हमारी इनस्टेबल अगर वो ड्रग केमिकल होगा तो वो भी हमारी बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा, हमारी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। दैन जो हमारे पास फोर्थ आता है वो आता है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, कि हमारे ड्रग की फॉर्मुलेशन किस तरीके से, अगर वो सोल्ट वगैरह फॉर्म में है हमारी ड्रग तो वो मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में वो होती है प्रोटीन चैनल्स वगैरह, वहाँ से वो पास हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, उसकी नेचर क्या है उस ड्रग की। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ताकि वो अपनी टारगेट अगर जब तक उसकी ड्रग की फॉर्मुलेशन उस टारगेट ऑर्गन तक जाने तक के लिए जो उसे सारी चीज़ों से जाना है, गुजरना है, वो उन सब चीज़ों को गुजरने तक के लिए उसकी नेचर किस टाइप की, उसकी फॉर्मुलेशन सही है या नहीं है, तो ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी पर। तो इस वजह से भी नेचर ऑफ जो ड्रग है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है बायो अवेलेबिलिटी पर। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो है बायो इक्विवेलेंस। तो बायो इक्विवेलेंस हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, 2 रिलेटेड ड्रग्स प्रिपरेशन आर बायो इक्विवेलेंट if they show comparable bioavailability and similar time to achieve peak plasma concentration। ये टर्म हम बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजी में अपने पढ़ेंगे कि बायो इक्विवेलेंस कि ये ड्रग बायो इक्विवेलेंस क्या टर्मिनोलॉजी होती है और किन ड्रग्स को कहा जाता है। तो देखें बायो मतलब वही लाइफ और इक्विवेलेंस मतलब कोई दो ड्रग के या 2 ड्रग की बात करेंगे कि इकोलॉजी है तो उनके दरमियान इक्विवेलेंस की हम चेक करते हैं, इक्विवेलेंसी हम चेक करेंगे। तो
अब यहाँ हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर जो हमारे पास दो ड्रग होती हैं, क्योंकि बायो इक्विवेलेंस हमेशा दो ड्रग के दरमियान ही हम बता सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो जो दो हमारी ड्रग्स होंगी वो हम उन्हें बायो इक्विवेलेंट तभी कहेंगे अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटी कंपैरेबल होगी और उनका जो टाइम, जो इनको पीक ब्लड कंसंट्रेशन, उनका मतलब ब्लड कंसंट्रेशन में आने के लिए, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की टाइम उन्हें सेम लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये उसकी बायो इक्विवेलेंस को हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और उनका टाइम पीक ब्लड कंसंट्रेशन को अचीव करने का सेम है तो वो बायो इक्विवेलेंट होंगी, अदरवाइज़ वो नहीं होंगी। एंड जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट हमारा टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस की बात करें तो इटसेल्फ ये टर्मिनोलॉजी खुद को डिफ़ाइन कर रही है वो किस तरह कि थेराप्यूटिक मीनिंग कि ऐसा कोई भी एजेंट जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो और वो हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आए तो वो थेराप्यूटिक एजेंट कहलाएगा। और इक्विवेलेंस क्या कि वो दो ड्रग आपस में, मतलब वही इक्विवेलेंट जो हमने ऊपर बात की कि कोई दो ड्रग्स कितनी इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के साथ। तो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस यानी कि जब हम ट्रीटमेंट के तौर पे बात करें, हमने तो ऊपर उसमें बात की थी ना कि बॉडी के अंदर वो दो ड्रग किस तरह हमारे पास इक्विवेलेंट कहलाएंगी, लेकिन जब हम ये इस बेस पे बात करें कि वो ट्रीटमेंट के बेसिस पे कितनी इक्विवेलेंट हैं, वो ड्रग आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो वो हमारी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट कहलाएगी। और एक पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ एक और ये है कि कभी भी जो ड्रग बायो इक्विवेलेंट होगी वो कभी भी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके फर्दर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। तो जब हम थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, टू ड्रग products are therapeutical equal if they pharmaceutical equivalent with similar clinical and safety profiles। तो देखें जो दो ड्रग हमारे पास है, दो सिमिलर ड्रग, ये एक बहुत मेन है कि जो दो सिमिलर ड्रग्स होंगी वो थेराप्यूटिकली इक्वल उस सूरत में होंगी अगर उनका फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट, इफ़ दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हो, यानी फार्मास्यूटिकली उनका डोजेज फॉर्म, उनका किस तरह वो डोजेज फॉर्म्स वगैरह हैं वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट उसका कहलाएगा कि उनकी डोजेज फॉर्म एक तो इक्विवल हो किसके साथ, कि उनकी क्लिनिकल और सेफ्टी प्रोफाइल्स के साथ। सेफ्टी प्रोफाइल्स तो आपको पता है कि जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो उसके सेफ्टी प्रोफाइल्स किसी भी ड्रग का कहलाता है। और उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स का मैं उसमें दो और टर्म्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास नंबर जो वन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल्स में आती है वो हमारे पास है मैक्सिमम सीरम ड्रग कंसंट्रेशन, एंड द सेकंड वन इज़, जो सेकंड वन हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आती है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पीक कंसंट्रेशन। तो ये देखें अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पीक कंसंट्रेशन, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हमारे पास आती हैं किसके अंदर, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। तो जो हमने ऊपर अपनी डेफिनेशन में पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, मतलब हमारी जो ड्रग है वो हम थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट उसे तब कहेंगे कि जब वो एक तो फार्मास्यूटिकली इक्वल हो, मतलब उसकी डोजेज फॉर्म वगैरह सेम हो, और इसके अलावा जब क्या उसकी क्लिनिकल एंड सेफ्टी ट्रायल्स तो आपको पता चल गया कि वो भी सेम होना चाहिए। और क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें हमारे पास क्या आता है कि वो उसकी सीरम मैक्सिमम सीरम ड्रग कंसंट्रेशन, यानी हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर उस ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा कितनी आ रही है, तो उन दोनों ड्रग्स की कितनी आ रही है। अगर हमने 100 मिलीग्राम एडमिनिस्टर की और एक 150 मिलीग्राम की है, या दोनों को 100 मिलीग्राम ही हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हम उसे बायो इक्विवेलेंट कह रहे हैं, इक्विवेलेंसी की बात करें तो अगर हमने दोनों 100 मिलीग्राम एडमिनिस्टर की हैं तो उसकी ब्लड कंसंट्रेशन में कितना अमाउंट आ रहा है। अगर दोनों का हमारे पास फॉर एग्जांपल 95% आता है, अगर पर इंटरवल दे रहे हैं तो 95% आ रहा है, तो यानी कि ये इसका पहले उसकी क्लिनिकल को हमने उसे पास कर दिया। लेकिन जब सेकंड में टाइम रिक्वायर कि एक ने अब फॉर एग्जांपल एक ने 95 लेने में फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स लगाए, पर इंटरवल है क्योंकि तो इसलिए 15 मिनट्स हम कह सकते हैं, और दूसरी ने आने के लिए हमें 10 मिनट दिए या 5 मिनट दिए तो फिर नहीं होगा। लेकिन क्या अगर दोनों एक ही टाइम में सेम टाइम में उस पीक कंसंट्रेशन को अचीव कर रही हैं तो वो हमारे पास क्लिनिकल में भी हो जाएंगी, मतलब इक्वल हो जाएंगी। तब हम इन दो, एक तो डोजेज फॉर्म में सेम हो और इसके अलावा एक मैक्सिमम सीरम कंसंट्रेशन और एक टाइम रिक्वायर्ड उसको प्लाज्मा कंसंट्रेशन पीक कंसंट्रेशन में पहुंचने के लिए, अगर इन तीन चीज़ों पे वो पूरी उतर रही है, उनमें तीनों में ये तीन चीज़ें उस दोनों ड्रग्स की सेम है, तो हम उसे थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। सो
इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। और इसके अलावा आज हमारा यहाँ बेसिक फार्माकोलॉजी को हमने बहुत ही कंसाइज करके एंड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।